Hello guys, welcome all of you and very good morning, and this is lecture number 9 of chapter 3 current electricity class 12th का ये लेक्चर है guys। कल की क्लास में नेटवर्क फेल होने के कारण हमारी लाइव क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। 10 या 15 मिनट की लाइव क्लास हो पाई थी और मैं पावर के बारे में बात कर रहा था। हम उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी लेक्चर को आज मैं कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो गाइज मैं आपको सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ और आज मैं सेल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि अब तक आप इसमें मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ई इसका ईएमएफ है सेल का, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। हर बच्चे को ये पता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर है ना कि बाहर है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब हमारी जो एक तरह की सर्किट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दोगे, अगर एक वोल्ट मीटर लगा दोगे आप इसके अक्रॉस, तो ये वोल्ट मीटर जब ये करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, जब आई करंट फ्लो होगा, तो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो वोल्ट मीटर ई से लेस होगी। यानी जितना इसके ऊपर प्रिंट है उतनी नहीं मिलेगी आपको, उससे थोड़ी कम मिलेगी। ऐसा हम अपनी लास्ट क्लास में भी जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो बाहर दिखाया जा रहा है आर, ये एक्चुअली इस सेल के अंदर है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है ये, और इसको भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगी। तो जितना पोटेंशियल ये सेल आपको देना चाहता था उतना पोटेंशियल ये नहीं दे पाएगा आपको। क्यों नहीं दे पाएगा उतना पोटेंशियल ये आपको? क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस को मिल जाएगी। तो ये वोल्ट मीटर इस पॉजिटिव नेगेटिव के अक्रॉस दिखाया जाए, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये वोल्ट मीटर यहां लगाया गया। बात तो बराबर ही है, क्योंकि ये जो आर रेजिस्टेंस है ये बैटरी के पॉजिटिव पे जाके जुड़ा हुआ है और ये दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव पे जुड़ा हुआ है। तो बात तो बराबर है, चाहे ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाए या हम इस सेल के पैरेलल में लगाए, एक ही बात है इस तरह से। तो आपने क्या देखा है अब तक की इस चीज में कि सर्किट में आई करंट होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर। सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा, आप इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हटा पाएंगे, वो सेल के अंदर है। ये मैक्सिमम करंट होगा, इसे शॉर्ट सर्किट का केस कहा जाता है। और हमें ये पोटेंशियल V, इसके ऊपर प्रिंट तो है E, लेकिन ये इतना नहीं दे पाएगा आपको। तो ये कितना आपको पोटेंशियल देगा वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को मिलने वाला पोटेंशियल या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस जब कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है वो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो V E - IR लिखा जा सकता है। और जब सर्किट में करंट की वैल्यू 0 है तो V बराबर E के है, यानी EMF के बराबर। ओपन सर्किट की बात है, आएगा एक नंबर में कि कब EMF के बराबर होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आप कहेंगे ओपन सर्किट में होता है। और जब सर्किट में करंट 0 नहीं है, जब आप इसे यूज कर रहे हैं, कुछ करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से हमेशा ही कम होगा। आपसे पूछा जाएगा कि VE से ग्रेटर कब हो सकता है? तो भाई चार्जिंग के वक्त हो सकता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि जब इस सेल की आप चार्जिंग कर रहे होगे तो VE से ग्रेटर हो जाएगा। जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो VE से कम होगा, और जब ओपन सर्किट है तो VE के बराबर होगा, इक्वल होगा। गाइस ये रिमाइंड कराई गई बातें हैं कि लास्ट क्लास में आप ये पढ़कर आए हैं, मैंने आपको इतनी बातें ये सिखाई हैं। आगे बातें करेंगे इस तरह से। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? एक सेल का ईएमएफ पता है आपको कि उसका ईएमएफ उसके ऊपर प्रिंटेड है, वो कितना पोटेंशियल आपको देगा। सर्किट में इस तरह से यूज करिए, कहीं एक जगह पर वोल्ट मीटर लगा लीजिए, आपको ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि दो वोल्ट मीटर क्यों लगाए गए हैं। चाहे इस वोल्ट मीटर को यहां लगा लीजिए, चाहे फिर आप इस वोल्ट मीटर को यहां लगाइए कि भाई ये आपका जो है वो सेल है, एक एंड इसका बैटरी के सेल के पॉजिटिव पर है, एक नेगेटिव पर है, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाइए। पॉजिटिव पॉजिटिव पर होता है, नेगेटिव नेगेटिव पर होता है। ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा
वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो पोटेंशियल दिखा रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इंटरनल तो इसके सेल के अंदर है, तो इसको कुछ पोटेंशियल मिलने के बाद जो बच गया वो आपको मिलेगा ईएमएफ में से। ऐसा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो टू डिटरमाइन, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे जान पाएंगे? टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से जान सकते हैं? तो गाइस आपको ईएमएफ की वैल्यू पता होगी क्योंकि ये इसके ऊपर प्रिंटेड है। आपको V की वैल्यू पता चल जाएगी, आपको वोल्टमीटर बता देगा। ये R रेजिस्टेंस कितना सिलेक्ट किया है आपने, ये भी आपको पता है। एक चीज बच गई, इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारा ये वोल्टमीटर जो रीडिंग दिखाएगा V वोल्ट की, वो वैसे ऐसे भी लिखी जा सकती है, I करंट फ्लो हो रहा है और R रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ कहता है इसका पोटेंशियल होगा V = IR। तो ये जो V रीडिंग दिखाएगा वो ऐसे लिखी जा सकती है। सर्किट में करंट क्या है? टोटल ईएमएफ E और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r और इनटू में कैपिटल R। ये टर्म इधर भेज दीजिए, R प्लस स्मॉल r V के साथ मल्टीप्लाई में चली गई और इज इक्वल टू E इनटू में क्या बचेगा? R बचेगा। V को डिवाइड में लाइए, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई V इनटू में R लिखा जा सकता है। स्मॉल r चाहिए आपको, E डिवाइडेड बाई V इनटू में R और माइनस में R चला गया उधर जाकर। अब आप देख पाएंगे गाइस यहाँ पर कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बराबर है E डिवाइडेड बाई V और माइनस का 1, और इन दोनों में से R कॉमन ले लिया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बराबर है E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 इनटू में R। मैं इस फॉर्मूले का यूज पोटेंशियोमीटर में भी करूंगा आगे चलकर। इसी चैप्टर में एक डिवाइस पढ़ाऊंगा मैं आपको, पोटेंशियोमीटर। तो सभी बच्चे ध्यान दे पाएंगे इस बात पर कि ईएमएफ पता होगा आपको सेल का, वोल्टमीटर से V की रीडिंग आ गई होगी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ये आपको पता होगी क्योंकि हमने लगाया ये। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना था इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया जा सकता है कि आप इस तरह की एक सर्किट बनाएं, और सर्किट बनाने के बाद आप देखेंगे कि E तो सेल पर प्रिंटेड था, V मेजर कर सकते हैं, R हमने सिलेक्ट किया है, हमारे लिए नोन है, R अननोन था, और वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो, मैं रब कर देता हूं। अब गाइस बात करनी है हमें किस बात की कि भाई पावर क्या होती है। पहली बात तो पावर सभी बच्चे जानते हैं, 11th क्लास में उन्होंने पढ़ा, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर। भाई बैटरी के पास क्या है? एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। वो आपको प्रोवाइड कराती है फिर करंट की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कुछ एनर्जी आपको दे रही है कौन? सेल या बैटरी, यानी जो सोर्स आपने लिया है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। वो एनर्जी जो है वो दो रेजिस्टेंसेस में बट गई, कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस को मिल गई, कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस को मिल गई। एक सेकंड में कितनी एनर्जी मिल रही है वो पावर कहलाएगी। तो एक सेकंड में इसको कितनी एनर्जी मिली है वो इसकी पावर है, एक सेकंड में इसको कितनी एनर्जी मिली है वो इसकी पावर है, और एक सेकंड में इसने कितनी एनर्जी दी है वो बैटरी की पावर है। तो पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी ये सेल हमें देगा, रेजिस्टेंस है ना, हम ये मान लेते हैं प्योर रेजिस्टेंस है, हीट की फॉर्म में क्या कर देगा? लॉस कर देगा उसका। मान लीजिए ये प्योर रेजिस्टेंस लिया है मैंने, अदरवाइज ये एक फैन हो सकता है, तो फैन वर्क करेगा उस एनर्जी को लेकर, कुछ हीट भी प्रोड्यूस करेगा, कुछ वर्क भी करेगा। अलग अलग एप्लियंसेस का अलग अलग काम है, वॉशिंग मशीन भी वो वर्क कर रही है, कूलर है वर्क कर रहा है। लेकिन अगर ये प्योर रेजिस्टेंस है तो सारी एनर्जी को क्या कर देगा? हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो पावर क्या होती है? पहली बात तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक पावर क्या है और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर पावर का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे मेन है मैं आपको अभी बताऊंगा। भाई इलेक्ट्रिक पावर हमेशा ही होती है वर्क अपॉन टाइम। मैंने dW/dt लिया, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, स्मॉल वर्क अपॉन में स्मॉल टाइम। अब वर्क डन लिखा जा सकता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये डेफिनेशन तो सेकंड चैप्टर से आई है, वहां पोटेंशियल की डेफिनेशन थी वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क बराबर होता था पोटेंशियल इनटू में चार्ज।
तो स्मॉल चार्ज फ्लो कराने में स्मॉल वर्क डन है तो dw हो जाएगा, तो dq हो जाएगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस बैटरी को एक पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट पर भेजने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को भेजने में, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव पे लाने में वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो फिर वो पोटेंशियल इनटू में चार्ज का फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड बाय dt है। और भाई v तो v रहा, dq बाय dt तो करंट लिखा जा सकता है। तो पावर किसी रेजिस्टेंस की, पावर किसी रेजिस्टेंस की क्या है, v इनटू में i। इस रेजिस्टेंस की पावर कितनी है, कितनी पावर इसको डिलीवर हो रही है, कितनी पावर दी जा रही है इसको, तो पावर इसके बराबर है, इसको पोटेंशियल कितना मिला और मल्टीप्लाई में इसके अंदर करंट कितना फ्लो हुआ, पावर इज इक्वल टू वी आई। ओम्स लॉ का यूज किया जाए, फॉर्मूला एक और लिखा जा सकता था। ओम्स लॉ में v इज इक्वल टू आई आर होता है, पहले से एक i है तो आई स्क्वायर आर हो गया फॉर्मूला, ये भी पावर का फॉर्मूला है। वैसे ओम्स लॉ से v को v रहने देते हैं, i को v बाई आर लिखा जा सकता था, उससे ये फॉर्मूला v स्क्वायर आर भी लिखा जा सकता है। सारे रटने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ओम्स लॉ पता है। आप एक याद करिए, पावर का फॉर्मूला वी आई होता है या आई स्क्वायर आर होता है। आप बदल पाएंगे इसको जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो सभी बच्चे समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या है। एक सेल आपको कुछ पोटेंशियल दे रहा है, कुछ करंट दे रहा है, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई, उतनी पावर ये दे रहा है। किसी रेजिस्टेंस की पावर क्या होगी, इसका कितना पोटेंशियल मिला है, कितना इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, v इंटू में आई या आई स्क्वायर इंटू में आर, ये फॉर्मूले हैं, वो इसकी पावर होगी। तो ये इन आउटपुट पावर पे, मतलब ये जो आपका सेल है ये आपको कुछ पावर दे रहा है और वो पावर इस सर्किट में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कुछ पावर जो है वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए है, कुछ इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी है। इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलने वाली पावर एक तरह का लॉस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को जो पावर डिलीवर की जा रही है वो एनर्जी का लॉस है। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये तो जबरदस्ती आया है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, ये है हमारा डिवाइस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम दिखाते हैं ये हमारा डिवाइस है जो हम सर्किट में चलाना चाहते हैं। चाहे ये रिमोट हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है। ये मोबाइल की बैटरी है और ये मोबाइल फोन है, पूरा मोबाइल फोन की पूरी सर्किट आर रजिस्टर से दिखा दी। तो वो आर रजिस्टर को कितनी पावर मिल रही है हम ये जानना चाहते हैं। पावर इसे कितनी मिल रही है हम ये जानना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर कितनी मिल रही है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी मिल रही है। टॉपिक का नाम है, मतलब इसी में सेल के टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं अभी तक। सेल के अंदर सेल लगा दिया, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल आर है। तो सेल में इस सर्किट में करंट कितना होगा उसका फॉर्मूला जाना, मैक्सिमम करंट कब होगा और कितना होगा ये जाना। उसके बाद हमने जाना ये पोटेंशियल V की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, वो E से कम क्यों होती है, E के बराबर कब होगी और E से ज्यादा कब हो सकती है, ये केस जाने। अब बात आई है पावर, कि ये सेल आपको कुछ एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी इसमें और इंटरनल में डिवाइड हो रही है। हमें कितनी एनर्जी मिल रही है यूनिट टाइम में, वो पावर है। तो पावर का फॉर्मूला बनाना था, तो सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछी जा सकती है कि यहां से क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी पावर डिलीवर करी गई है, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को कितनी पावर मिली है ये जानना है। और आपने तो अभी अभी ये पढ़ा पावर का फॉर्मूला है, इस रेजिस्टेंस में वी आई लिख सकते हो या आई स्क्वायर इंटू में आर भी लिखा जा सकता है। आई करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई आई रेजिस्टेंस, आई करंट यहां पर आएगा तो कुछ करंट वोल्टमीटर में जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। सही सोच रहे हैं वैसे तो आप, लेकिन ये मत सोचना कि करंट इसमें आधा आधा बट गया इस तरह से। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है गाइस, चौथे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वोल्टमीटर कैसे बनाया है ये भी बताऊंगा आपको, तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर एक आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं, यानी प्रैक्टिकली बात करूं, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो इस वोल्टमीटर में ना के बराबर करंट जाएगा, जस्ट इतना सा करंट चाहिए वोल्टमीटर को कि ये ऑपरेट कर सके। करंट मिलेगा तो इसकी नीडल घूमेगी, तो इसलिए ध्यान दें कि ये बहुत कम करंट लेगा।
जो करंट आया है वो 100% नहीं तो 99.99% करंट आर में ही जाएगा। इसलिए जब आई करंट आया है तो मैं कहूंगा आई करंट इसमें चला गया है, बहुत ही कम चेंज आएगा और हम इसे आई के बराबर ही मानेंगे। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल की बात करूं, और एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल की बात करूं तो P पावर इसको कितनी मिली, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला लगाइए भाई, पावर इज इक्वल टू, ये आई स्क्वायर आर फॉर्मूला करेक्ट है। वैसे आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू लिखी जा सकती है E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, टोटल ईएमएफ सर्किट में और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आई का पहले ही लिखवाया है, इसका स्क्वायर हो गया इनटू में r, और पावर का जो फॉर्मूला आया तो वो E स्क्वायर इनटू में r और डिवाइडेड। वैसे तो ये सिंपल फॉर्मूला था, सर्किट में आई करंट अगर हमें पता है और इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो पावर इसकी निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। फिर ये क्यों आगे बढ़ा दिया आई का एक्सप्रेशन रखकर, कुछ जानना चाहते हैं गाइस। वैसे पावर का फॉर्मूला आ गया E का स्क्वायर R का E का स्क्वायर R और अपॉन में R प्लस में स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये पावर का फॉर्मूला तो बन गया। इससे आपको ये पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर कितनी मिली, एक्चुअल में हमें कितनी पावर मिली ये वो है। टोटल पावर इसने कितनी दी है वो अलग है, उसमें से कुछ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मिली है जो कि एनर्जी का एक तरह का लॉस है, बाकी जो बची वो हमें मिलेगी और वो इतनी मिलेगी। अब मेन बात ये है, क्वेश्चन जो है जो बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, जो आपका एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट करेगा वो ये होगा कि सेल ने आपको पावर देना चाहिए लेकिन सारी पावर आपको नहीं मिली, क्योंकि कुछ पावर किसके पास चली गई है, इंटरनल। इसके लिए आई स्क्वायर और इंटू स्मॉल r फॉर्मूला लगाऊं, इसी तरह का फॉर्मूला इसके लगाऊं तो इसकी पावर भी आ जाएगी, बट हमें नहीं जाननी। जो इसको मिल गई है बाकी जो बच गई वो इसी में तो गई है, हमें फाइंड आउट नहीं करनी। हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में, क्या कॉम्बिनेशन हो ऐसा कि जो पावर है वो हमारे पास मैक्सिमम हो और इसके पास मिनिमम हो। लॉस तो हो रहा है एनर्जी का, लॉस तो एनर्जी का हो रहा है। जो पावर इस इंटरनल रेजिस्टेंस को डिलीवर करी गई है वो तो एक एनर्जी का लॉस ही है, वो तो एक एनर्जी का लॉस ही है, लेकिन उस लॉस को कम करना है। इसको पावर कम मिले, हमें पावर क्या मिले, ज्यादा मिले। ऐसा कैसे किया जा सकता है ताकि इस सेल से ज्यादा एनर्जी का मैं यूज कर सकूं और लॉस कम से कम हो। तो पावर मैक्सिमम का केस पूछा जाएगा गाइस आपसे, बड़े ध्यान से समझिएगा कि भाई क्या कंडीशन होनी चाहिए। मैं कंडीशन डिराइव करना चाहता हूं, पावर का एक फॉर्मूला आ गया आपके पास और मैं कंडीशन डिराइव करना चाहता हूं। कंडीशन टू गेट मैक्सिमम पावर, कंडीशन टू गेट मैक्सिमम पावर अक्रॉस कैपिटल R। हमारे इस रेजिस्टेंस को, हमारे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर मैक्सिमम मिलनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर लेने के लिए क्या कंडीशन लगाई जाए। मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा, इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया और इसी में कंटिन्यू चल रहे हैं हम। मैं कंटिन्यू कैसे आपको बताऊंगा। कंडीशन टू गेट मैक्सिमम पावर अक्रॉस, इसको ज्यादा से ज्यादा पावर कब मिलेगी, सेल से ज्यादा एनर्जी का कब यूज करेंगे आप। पावर का फॉर्मूला देखिए क्या है, P इसी के नीचे लिखा हुआ, यहां पर स्पेस नहीं, ऊपर लिख रहा हूं कि पावर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, E स्क्वायर इनटू में R और डिवाइडेड बाय R प्लस में स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये अगर आपके पास फॉर्मूला आया है, ये अगर आपके पास फॉर्मूला आया है पावर का, और ये मैक्सिमम पावर चाहिए आपको। भाई पावर मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। पावर मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन ये तो दोनों प्लस में है, मैं कैसे जानूं कि भाई डिनोमिनेटर मिनिमम कैसे होगा। और भाई बड़े ध्यान से सुनिएगा, पावर इज इक्वल टू बराबर E का स्क्वायर R अपॉन में, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चे जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 4AB के।
इस बात में किसी को डाउट नहीं होगा कि भाई ये वाकई में इस तरह का फॉर्मूला होता है। a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 4ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, ये चीज उधर भेज दूं तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab यानी 4r और स्मॉल r में। ये बात हर बच्चे को समझ में आई हो कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab लिखा जा सकता था। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये उधर जाकर प्लस हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है। ये डिनोमिनेटर जब मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है गाइस, ध्यान से देखिए, जब ये डिनोमिनेटर मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है तो ये प्लस की ये पॉजिटिव टर्म है 4r, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो कैपिटल R भी पॉजिटिव है, स्मॉल r भी पॉजिटिव है और ये प्लस की टर्म है। तो डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब ये r माइनस r ये जीरो हो जाए, तो ये तो पॉजिटिव टर्म रहेगी रहेगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव आएगा तो इसमें ऐड होगा तो कुछ ना कुछ आंसर बनेगा। तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम सिर्फ तब हो सकता है जब ये कैंसिल हो जाए पूरी तरह से, यानी फॉर मैक्सिमम पावर तब मिलेगी आपको मैक्सिमम पावर तब मिलेगी फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R बराबर हो जाए स्मॉल r के। इस कंडीशन को कोई भी बच्चा भूल ना जाए कि पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर, तो पावर क्या होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा पावर आपको नहीं मिल सकती भाई। और कोई कॉम्बिनेशन आप ऐसा नहीं बना सकते जिससे आपको इससे ज्यादा पावर मिल जाए। और उस केस में कितनी पावर मिलेगी आपको आप सोचिए तब तक, और अभी मैं बताऊंगा इस बात को भी। मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या आ गई है, R बराबर हो किसके, स्मॉल r की। तो इस फॉर्मूले को भी बना देता हूं, फिर क्या होगा ऐसा, तो ये R और R तो कैंसिल हो जाएंगे और ये R और ये R भाई R का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी स्मॉल r हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू बराबर है भाई। ये पावर का फॉर्मूला था E का स्क्वायर, तो E का स्क्वायर रहेगा, इसको स्मॉल r लिख देता हूं, इसको भी स्मॉल r लिख देता हूं, ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बचेगा 4r में। तो सभी बच्चे देख पाएंगे E स्क्वायर और भाई ये 4r का स्क्वायर, ऊपर वाले कार से कार कटेगा, ये मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला भी हो गया कि आखिरकार मैक्सिमम पावर मिलेगी कितनी आपको, इतनी मिलेगी भाई मैक्सिमम पावर आपको। तो मैक्सिमम पावर आपको इतनी मिलेगी। जब मैक्सिमम पावर होगी तो काफी सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। जब पावर मैक्सिमम हो गई है तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं ये बात भाई। जब पावर मैक्सिमम कब होगी भाई, पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, इसको कितनी पावर मिली है आई स्क्वायर आर, मैंने आई का फॉर्मूला पुट किया जिससे पावर का ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। इसमें ये देखने के लिए कि पावर मैक्सिमम कब होगी, मैंने डिनोमिनेटर को कुछ इस फॉर्म में लिख लिया मैथ का एक फॉर्मूला यूज कर और उससे मुझे पता चला जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे उस वक्त आपको जो पावर डिलीवर हो रही होगी वो मैक्सिमम होगी। आपका सेल इससे ज्यादा पावर आपको नहीं दे पाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के जब बराबर हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही होगी और आपका सेल इससे ज्यादा पावर आपको दे भी नहीं सकता क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ पावर तो लेगा। और मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप ये चीज देखिए, ये दोनों अगर इक्वल हो गए हैं, ये दोनों अगर इक्वल हो गए हैं रेजिस्टेंस, करंट तो दोनों में सेम ही जा रहा है, यानी ईएमएफ कितना है कैपिटल ई, ईएमएफ कितना है कैपिटल ई, उसमें से ये दोनों रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो दोनों को पोटेंशियल आधा आधा बांट दिया भाई। जब मैक्सिमम पावर हो रही है, when maximum power delivered, when maximum power, जब पावर मैक्सिमम है तो आपको मिलने वाला पोटेंशियल E/2 हो गया है। जब आपकी पावर क्या है भाई, मैक्सिमम मिल रही है आपको, उस वक्त आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा, ईएमएफ जितना है उसका आधा मिल रहा होगा। क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो गई है
तो आधा पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस को जा रहा है और आधा पोटेंशियल आपको मिल रहा है। ये तो सीधा सीधा 50% एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये तो सीधा सीधा 50% एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पावर तब है जब इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल हो गए हैं। तो फिर आपको मैक्सिमम पावर के वक्त वोल्टेज मिली कितनी? आपको भाई दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए, करंट दोनों में सेम जा रहा है, V = IR, V = IR, करंट दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो दोनों में आधा आधा बढ़ गया। टोटल EMF आधा आधा बढ़ गया। इन केस में आधे से ज्यादा पोटेंशियल आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा, और कभी नहीं मिल पाएगा तो आपको तो 50% ही एनर्जी मिल पाएगी। सेल जितनी एनर्जी आपको दे रहा है उसकी 50% आपको मिल पा रही है, और 50% का लॉस हो रहा है, वो भी इस पर्टिकुलर कंडीशन पर जब R और R दोनों बराबर नहीं होंगे, तब 50% भी नहीं मिल रही होगी आपको, 50% से भी कम एनर्जी मिल रही होगी, और 50% से ज्यादा का क्या हो रहा होगा? लॉस। लेकिन हम लॉस को कम करना चाहते हैं, तो हमने ऐसी सर्किट की कंडीशन डाली कि सर्किट में क्या कंडीशन हो कि मैक्सिमम पावर मिले आपको। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तब आपको मैक्सिमम मिलेगी, और वो मैक्सिमम भी 50% ही है। अभी भी 50% एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। जब मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है, पोटेंशियल E/2 हो जाता है, उस वक्त सर्किट का करंट कितना होता होगा? वैसे तो करंट का फॉर्मूला है टोटल EMF सर्किट का E है, और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ध्यान रखिएगा भाई, सवाल में किसी क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम करंट कितना है सर्किट का। मैक्सिमम करंट का मतलब है जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और एक आपसे पूछा जाएगा वो करंट बताइए जिस पर पावर मैक्सिमम है। दोनों अलग अलग बात है भाई। सर्किट में मैक्सिमम करंट पूछा गया है तो रेजिस्टेंस मिनिमम कर दोगे आप। सर्किट में मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है E/R। लेकिन अब पूछा गया है वो करंट बताइए जिस पर पावर मैक्सिमम है। पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाते हैं, और करंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर दोनों इक्वल हो गए हैं तो I = बराबर 2R। इस करंट पर इतना करंट जब सर्किट में होगा तो आपको पावर मैक्सिमम मिल रही होगी। उस वक्त जो पोटेंशियल होता है वो E/2 हो जाता है। ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई हो सेल के बारे में। सेल एक EMF होगा सेल का E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R। सर्किट में करंट बताना है I = टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट तब होगा जब एक्सटर्नल R 0 कर दूं, यानी शॉर्ट सर्किट कर दूं। ये V की वैल्यू है, V = E - IR। पावर कितनी डिलीवर्ड हो रही है उसका फॉर्मूला होता है I²R। वो पावर कितनी आ गई, कुछ फॉर्मूला आ गया, ये रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला I²R फॉर्मूला होता है, ये याद रखिए। करंट की वैल्यू पुट करिए, बनेगा एक्सप्रेशन। मैक्सिमम पावर तब होती है जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाते हैं, ये फैक्ट याद रखना है। उस वक्त आधा आधा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, EV की वैल्यू E/2 के बराबर हो जाएगी, और सर्किट में I करंट जो है उस वक्त वो E/2R होगा। ये फॉर्मूला भी करंट का रटने की जरूरत नहीं है। करंट सर्किट में होता है टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। और आप ये याद रखिए मैक्सिमम पावर जब होती है तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। तो इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियरली समझ में आई हो। यहाँ पर कोई भी डाउट इस बात पर है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है। बात करते हैं एफिशिएंसी की। आपको क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन देकर ये कह दिया जाए शो दैट, आपको क्वेश्चन देकर ये कह दिया जाए शो दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, शो दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सेल इज 50%। भाई 50% से ज्यादा एनर्जी आपको नहीं दे सकता। ये मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी बतानी है, 50% है इसकी। 50% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और भाई पहली बात तो मैं सभी बच्चों को बता दूं, एफिशिएंसी की जब बात आती है, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जा सकता है। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है, और एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जा सकता है। मैं ये सर्किट यहां बना रहा हूं, इस तरह से आपको दिखेगी कि ये सेल, आपको दोबारा नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड पे बनाई हुई है। इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और सर्किट में करंट कितना है I। ये सेल आपको EMF कितना देना चाहता है E, करंट कितना देना चाहता है I, और आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा है V, क्योंकि कुछ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले लिया। तो फिर आप ध्यान दीजिए,
एफिशिएंसी ईटा का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर। आउटपुट में पावर कितनी मिल रही है आपको, आउटपुट पावर और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर में, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आपको जो है वो आउटपुट में कितनी मिल रही है, यहां पर इस रेजिस्टेंस को कितनी पावर मिल रही है वो आउटपुट पावर है, और ये सेल कितनी पावर देना चाहता है वो इनपुट पावर है, मतलब कितना वो डिलीवर करना चाहता है और आपको कितनी मिल रही है। ये जितनी देना चाहता है वो इनपुट है और आपको जितनी मिल रही है वो आउटपुट है, और कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। तो एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट। भाई गाइस 11th क्लास कार्नोट इंजन पढ़ा होगा, कार्नोट थ्योरम पढ़ी होगी। कार्नोट थ्योरम तो खैर सिलेबस से कट गई थी, आपने कार्नोट इंजन भी शायद ना पढ़ा, आपने हीट इंजन पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए 100 जूल एनर्जी लेकर 80 जूल वर्क कर रहा है कोई डिवाइस, तो 80 जूल वो वर्क कर रहा है, वो आउटपुट है। लेकिन एनर्जी इनपुट में कितनी ली उसने, 100 जूल ली, और इनटू में 100 कर दूं, एफिशिएंसी तो इसकी 0.8 आ गई। 100 से मल्टीप्लाई करूं तो परसेंटेज में इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 80% है। तो एफिशिएंसी से आप वाकिफ होंगे इस तरह से, या फिर अब आपको याद आ जाएगा एफिशिएंसी का मतलब है कि उससे ये पता चलता है कि कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है या कितनी का लॉस कर रहा है। तो एफिशिएंसी इस सेल की क्या होगी भाई, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर का मतलब हमें कितनी पावर मिल रही है, आई करंट सर्किट में आया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को V पोटेंशियल मिला, V इनटू में क्या लिखा जा सकता है, I। इनपुट पावर, इनपुट पावर कितनी है, ये पोटेंशियल देना कितनी चाहता है भाई, सेल कितना पोटेंशियल आपको देना चाहता है, जितना उसका ईएमएफ है वो पोटेंशियल आपको देना चाहता था वो। तो इनपुट में, और करंट I दे रहा है आपको, तो ये V अपॉन I, I से I काट दिया जाए तो V अपॉन में E है, तो यहां पर V अपॉन में E जो है, V जब मैक्सिमम पावर होगी, जब मैक्सिमम पावर होगी तो V की वैल्यू E/2 हो गई होगी, और आधा वही आपको, भाई आपको अभी अभी बताया मैक्सिमम पावर जब होगी तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो चुके होंगे। आधी वोल्टेज इंटरनल को मिलेगी, आधी आपको मिलेगी, सीरीज में है दोनों, और भाई E से E कट जाए तो 1/2, एफिशिएंसी इज 0.5, और भाई परसेंटेज में लिखना चाहूं तो 50%। भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% है, क्यों, क्योंकि मैंने पोटेंशियल में देखी मैक्सिमम ईएमएफ की कंडीशन, सॉरी मैक्सिमम पावर की कंडीशन डाली है। जब मैक्सिमम पावर होती है तो पोटेंशियल E/2 आधा हो जाता है, और उस वक्त एफिशिएंसी सेल की 50% है। 50% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। एक सेल जो आप यूज कर रहे हैं 50% एनर्जी आपको दे रहा है, और 50% एनर्जी का वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये बात देखने में आई, 50% एनर्जी का लॉस हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर वो पोटेंशियल जा रहा है, और वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है उस 50% का। ये बात हर बच्चे को समझ में आई हो, हर बच्चे को ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि 50% एनर्जी ही मैक्सिमम दे सकता है आपको, पावर जो है वो मैक्सिमम 50% दे सकता है वो आपको। एफिशिएंसी इसलिए उसकी 0.5 है, 50% एफिशिएंसी है एक सेल की। ये बात आपको समझ में आई है? ना समझ में आने पर इस क्लास के बाद व्हाट्सएप पे जरूर कमेंट करें मुझे, या फिर लाइव क्लास जैसे ही अगली आएगी तब आप मुझे बताएं। संडे टेस्ट का सिलेबस भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, और आप आइए न्यूमेरिकल्स पर। भाई मैं आपको ये ग्राफ बनाकर समझा चुका हूं इस तरह से कि V और I के बीच में ग्राफ बन सकता है। अभी सारे ग्राफ की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा रखा आपके सामने जिसमें सारे ग्राफ की बात हो जाएगी, और फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की भी और न्यूमेरिकल्स की भी। तो पहला जो क्वेश्चन है गाइस उस पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आया है कि आपको ये कहा गया है, एक क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने रखा है उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो रखा है उसे ध्यान से समझिएगा। A cell of EMF capital E and internal resistance के small r is connected with a variable resistance external। सभी बच्चे ध्यान दें, हमारे पास एक सेल है, एक इलेक्ट्रिक सेल है आपके पास, और इलेक्ट्रिक सेल का EMF जो है वो कैपिटल E है। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, इस सेल को
एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कैसा दिया है क्वेश्चन में, वेरिएबल दिया गया है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू कम ज्यादा की जा सकती है, रियोस्टेट होता है। 10वीं क्लास में जरूर देखा होगा, 12th क्लास में YouTube पे डालिएगा, क्योंकि स्कूल तो आप जा नहीं रहे हैं और मेरे पास अभी कोई रियोस्टेट यहाँ नहीं है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट कहते हैं उसे। तो रियोस्टेट से जो है वो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये इतनी वैल्यू दी गई है और आपके सामने नंबर 1 बात कही गई है, E वर्सेस R का ग्राफ बनाइए, V वर्सेस R का ग्राफ बनाइए और V वर्सेस I का ग्राफ बनाइए। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। आपको कहा गया है EMF का R रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाइए। दूसरी बार कहा गया है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का R के साथ ग्राफ बनाइए और तीसरी बार कहा गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का I करंट के साथ ग्राफ बनाइए। तो ये 3 ग्राफ आपसे पूछे गए हैं गाइस। लाइव क्लास में बड़ा ही मजा आ जाता, आप कमेंट करते इस तरह से, कोई बात नहीं, अभी भी हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह के ग्राफ बनेंगे। पहले ग्राफ की बात करता हूं, आप कोशिश कर सकते हैं बनाने की, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा तो मैंने बनवाए ना आपसे, और पहला आप वैसे ही बना देंगे, क्योंकि पहला देखेंगे ना ध्यान से तो आप जरूर जान पाएंगे कि ई और आर में क्या रिलेशन होनी चाहिए। इस तरह से ई ईएमएफ है और आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट केस का ग्राफ कैसा बनने वाला है भाई, ई ईएमएफ है सेल का जो प्रिंट है उसके पास, और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आप सर्किट में लगाओगे। और भाई इससे क्या तालमेल होता है, जब आप बाजार से सेल खरीद के लाए, आप उसे रिमोट में डालने वाले हो, या आप उससे जो रिमोट वाली कार चलाने वाले हो, या फिर आप उसे एक छोटा सा फैन चलाने वाले हो, एलईडी जलाने वाले हो, ऐसा तो कोई डिमांड नहीं थी। ईएमएफ तो प्रिंटेड है उसके ऊपर, जो कंपनी ने बनाया है वो इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ईएमएफ जो है सेल का, ईएमएफ जो है सेल का, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इंडिपेंडेंट, EMF of a cell is independent, EMF of a cell is independent of external resistance। external resistance पे क्यों डिपेंड करेगा भाई वो? external resistance आप कुछ भी लगाइए, EMF तो सेल की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है, EMF तो सेल की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो बनाया गया था, कितना पोटेंशियल देने के लिए बनाया गया था। तो अगर एक साइड पर EMF E की वैल्यू ली गई है, अगर एक तरफ EMF E की वैल्यू ली गई है और दूसरी तरफ R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया गया है, दूसरी तरफ R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया गया है, तो E की कुछ वैल्यू है और वो फिक्स है भाई, E की कुछ वैल्यू है यहाँ पर और वो फिक्स है भाई, वो चेंज नहीं होगी। ये बात क्लियरली समझ में आई हो हर बच्चे को? किसी को भी डाउट है तो वो जरूर कमेंट करेगा। तो मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाले इस पोर्शन को, आपने ये लिख लिया होगा, और कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं ये भी आपने लिख लिया होगा, और मुझे तो वैसे ही याद है तो इसलिए मैं रब कर रहा हूं यहाँ से। फर्स्ट पार्ट का ग्राफ आपको समझ में आया होगा, रीजन समझ में आया होगा। एक सेल का ईएमएफ उसके ऊपर प्रिंटेड है, कंपनी ने जब बनाया था तब ध्यान दिया था उसके ऊपर, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करने पर सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करने पर सर्किट में करंट चेंज होगा, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, ईएमएफ चेंज नहीं होगा। तो ये पहली बात हर बच्चे को समझ में आई होगी इस तरह से। दूसरी बात जो है वो जाने अगर हम, तो दूसरी बार कह रहा है V वर्सेस R का ग्राफ बनाइए। V वर्सेस R का जब उसने ग्राफ कहा है तो पहली बात तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाला V इज इक्वल टू IR लिखा जा सकता है। सर्किट में करंट की वैल्यू E अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लिखी जा सकती है और इनटू में R था। अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि R ऊपर भी है R नीचे भी है। ऊपर से R को नीचे ले आइए, ऊपर वाले R को, या फिर ये कह रहा हूं मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को कैपिटल R से डिवाइड कर रहा हूं। ऊपर वाला कैपिटल R कट जाएगा, नीचे ये कैपिटल R 1 हो जाएगा और स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हर बच्चा देख पा रहा है, अब हर बच्चा इस बात को जान पा रहा है, जब कैपिटल R को आप क्या करेंगे इंक्रीज, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डिक्रीज और V क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो यहां से पता चल रहा है
यहां से पता चल रहा है जब R जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, मतलब जब R टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो R टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो V भी इंक्रीज होने लगेगा, V टेंड्स टू E के बराबर होने लगेगा भाई, V टेंड्स टू E के बराबर होने लगेगा। तो ये ग्राफ यहाँ पर कैसा बनने वाला है, मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से। तो ये ग्राफ मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, मैं ऊपर बना देता हूँ इस ग्राफ को, अच्छे से दिखाई देगा। तो रेजिस्टेंस को जब आप बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू, भाई रेजिस्टेंस के बढ़ने से सर्किट में करंट घटेगा, करंट घटेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम पोटेंशियल मिलेगा और आपको पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। तो ये यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पर आपने पोटेंशियल की बात करी है, मान लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है और यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। V वर्सेस R का ग्राफ बनाना है, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है इस तरह से। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ बात करूं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या था, जीरो, तो यहाँ पर कंडीशंस इस तरह से लिख देता हूं, जब ये मिटाना मत, ये भी लिखनी है, ये भी लिख लीजिए। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था, सर्किट में करंट मैक्सिमम था, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो पोटेंशियल जीरो था। और जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे V E की तरफ बढ़ेगा। तो जब पोटेंशियल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। जैसे जैसे R इंक्रीज हो रहा है, सर्किट में करंट घट रहा है और आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल घटेगा, एक्सटर्नल में ज्यादा मिलेगा, इसलिए ग्राफ इस तरह से बढ़ता जाएगा, ऐसे होगा। वैसे हम ये कह रहे हैं कि एक टाइम रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगभग E के बराबर हो जाएगा। बट ये कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्किट में अगर थोड़ा सा भी करंट है ना के बराबर भी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर मिलेगा। इसका मतलब E में से कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस को मिल रहा है, तो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो V मिल रहा है वो E से कम ही मिलेगा। तो इसलिए ये बराबर कभी नहीं होंगे, लेकिन हम बना देते हैं कैसे, जब बहुत ज्यादा R हो जाएगा, करंट ना के बराबर हो जाएगा, तो ये नियरली इक्वल टू सैचुरेट हो जाएगा, ये एक टाइप पर कांस्टेंट सा हो जाएगा, मतलब E के बराबर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैंने लाइन अभी थोड़ी सी ऊपर रखी कि V इंक्रीज हो रहा है R के इंक्रीज होने से, इस तरह का ग्राफ है, और एक टाइम पर V लगभग E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट इतना कम कर दिया आपने रेजिस्टेंस बढ़ाकर कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कम हो गई है और आपको ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है। अब ये ना सोचे कि करंट घट रहा है तो एक्सटर्नल पे भी घटना चाहिए, करंट घट रहा है लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, तो V IR, इसलिए वो चीज बढ़ रही है, R ज्यादा बढ़ रहा है, I कम घट रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है R, करंट उसमें घट रहा है तो उसका पोटेंशियल कम होता जा रहा है। गाइस फॉर्मूला याद करिएगा, V E IR, करंट कम हो रहा है मतलब ये ड्रॉप कम हो रही है, ये ड्रॉप कम हो रही है तो मतलब V बढ़ रहा है और वो एक टाइम E के नजदीक आ जाएगा, बराबर तो कभी भी नहीं होगा। इस ग्राफ में एक और बात है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था तो पोटेंशियल जीरो था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया। और मैं आपको बता दूं कि एक टाइम इस ग्राफ में ये भी बात डिनोट कर दीजिए, एक टाइम ऐसा दिखा दीजिए इस ग्राफ का कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया होगा, भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो से बढ़ते 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 वैल्यू, एक टाइम ऐसा होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गई होगी, उस वक्त आपका पोटेंशियल का जो डिफरेंस है V, उस वक्त जो V है आपका, उस वक्त जो V है आपका वो V E/2 EMF का आधा हो गया होगा। ये बात भी आपको बताई है ना अभी थोड़ी देर पहले, तो इस ग्राफ में ये सारी चीजें डिनोट करेगा इस, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले, आधा नंबर भी कटने नहीं देना आपने। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा तो EMF E/2 हो चुका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E/2 के बराबर हो जाएगा, और ज्यादा R बढ़ाओगे तो और बढ़ने लगेगा, और इस तरह से ये होता जाएगा भी इस तरह से। तो ये मत सोचेगा कि सर अभी तो कह रहे थे कि मैक्सिमम आपको पोटेंशियल E/2 मिलेगा, इससे ज्यादा पोटेंशियल तो मिल जाएगा, लेकिन करंट घट रहा है तो पावर फिर ओवरऑल घट जाएगी, क्योंकि I²R फॉर्मूला है। तो सभी बच्चे जान पाएंगे मैक्सिमम पावर तभी मिलेगी आपको क्योंकि जब E/2 होगा, जब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पावर का मतलब थोड़ा अलग है भाई इस तरह से।
तीसरा ग्राफ मैं आपको बता दूं, तीसरा ग्राफ मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया हो। इस ग्राफ पर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो इस ग्राफ पर आएंगे, और जो मैं आज आपको कराने भी वाला हूं न्यूमेरिकल्स, तीसरी बार कह रहा है v वर्सेस i का बनाइए। पहली बात तो ये है, वो फॉर्मूला ढूंढो जिसमें v और i में रिलेशन है। v और i में रिलेशन है v इज इक्वल टू e माइनस आई आर की। यानी यहां पर क्या देखने को मिलता है, व्हेन जब i आपका क्या था भाई, जीरो था। जब i आपका जीरो है, व्हेन i इज इक्वल टू जीरो है, तब v बराबर आपका e के है। जब सर्किट में करंट जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर है। और जब करंट इंक्रीज होने लगेगा, जब आपका करंट इंक्रीज होने लगेगा, आपका करंट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तब आपका v जीरो की तरफ जाने लगेगा। और ये तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा बनेगा। तो इस पर आप ध्यान दें, यहां पर v लिया गया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया है, तो यहां पर i करंट लिया गया है एम्पियर के अंदर। इस तरह से जब i की वैल्यू जीरो है, यहां पर i जीरो है, तो v की वैल्यू e के बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। और जब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा v जीरो की तरफ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दीजिए नेगेटिव स्लोप के साथ। मैंने ये ग्राफ आपको पहले भी समझाया है, मैंने बताया इस ग्राफ को दिया जाएगा आपको और आपसे पूछा जाएगा ईएमएफ बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, मैक्सिमम करंट बताइए और वो करंट बताइए जिसमें पावर मैक्सिमम होगी, ऐसा कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो फिर आपको ये ग्राफ जब दिया जाएगा ना इस तरह से, तो V और I के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ का इंटरसेप्ट आपको बता देगा कि ईएमएफ कितना है, क्योंकि यहाँ पर जो कट है वो ईएमएफ के बराबर है। यहाँ पे जो कट है वो आपको बता देगा कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना है। जब मैक्सिमम करंट होगा तो V जीरो हो जाएगा। आपको तो पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जीरो होगा तब करंट मैक्सिमम होगा और ऐसा दिखाई देगा इस तरह से। और आपको मैं बता दूं कि इसका स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो E अपॉन में I मैक्सिमम है, वो E अपॉन में I मैक्सिमम है। तो सभी बच्चे जानते हैं ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। और एक और बात, एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर जिस पर V की वैल्यू E/2 आधी हो गई है। उस वक्त जो करंट की वैल्यू है, उस वक्त जो करंट की वैल्यू है कुछ I मान लेता हूं मैं, तो वो करंट वो है जिस पर पावर मैक्सिमम है। क्योंकि आपको पता है V की वैल्यू E/2 आधी कब होती है ईएमएफ की, जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाते हैं। उस वक्त तो पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उस वक्त पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जब पावर मैक्सिमम होती है तब करंट की क्या वैल्यू होगी, आप थ्योरेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखवाया है। और आप इस ग्राफ से भी बता सकते हैं कि जब V की वैल्यू आधी हो गई है, E/2 हो गई है, उस वक्त जो करंट की वैल्यू रही होगी यहाँ पर वो मैक्सिमम पावर होगी उस करंट पर। उस करंट पर क्या होगी, पावर मैक्सिमम होगी। गाइस ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो। इस क्वेश्चन में 3 ग्राफ आपसे पूछे गए थे। पेपर में ये ग्राफ कैसे बनाने हैं हमने ये तो सीख ही लिया कि ये क्वेश्चन आया, तो मैंने ये भी बता दिया कि इस ग्राफ में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस ग्राफ से कौन से ग्राफ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। और कैसा पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है आज तक एग्जाम के अंदर, मैं उनकी बात करने वाला हूं। आप फटाफट से आंसर करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं कि इस ग्राफ पर किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो गाइस ग्राफ के क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया और उसमें ये कहा गया, उसमें आपको ये कहा गया कि आपको पोटेंशियल वोल्ट में है, पोटेंशियल वोल्ट में है, पोटेंशियल यहां पर वोल्ट में है और करंट यहां पर एम्पियर में है। पोटेंशियल यहां पर वोल्ट में है और करंट यहां पर एम्पियर में है। एक सेल है जिसका कुछ ईएमएफ E है, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जोड़ दिया गया और फिर V का ग्राफ I के साथ बनाया गया। सभी बच्चे जानते हैं V के साथ I का ग्राफ अगर बनाया होगा तो V का ग्राफ I के साथ इस तरह की स्ट्रेट लाइन आई होगी विद नेगेटिव स्लोप, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आई होगी विद नेगेटिव स्लोप। और आपको ये बता दिया गया है, आपको ये बता दिया गया है, यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया है कि यहाँ I ये जीरो था दोनों,
यहाँ पोटेंशियल 0.4 वोल्ट हुआ, यहाँ 0.2 वोल्ट हुआ, यहाँ 1.2 वोल्ट हुआ और यहाँ 1.6 वोल्ट हुआ ऊपर, और ये बिल्कुल मिड में है। आप सभी बच्चे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है ये 1.2 और 1.6 के बिल्कुल बीच में है, और ये कहा गया कि यहाँ कहीं 0.04 करंट है, फिर यहाँ 0.12 करंट है, यहाँ 0.20 कुछ हो गया है, और यहाँ पर 0.28 एम्पियर में ये करंट है। और आपसे क्या क्या बातें पूछी जाएंगी, यहाँ पर आपसे जो बातें यहाँ पर पूछी गई हैं, वो आपसे बातें जो पूछी गई हैं वो आपको बताना है कि इसका ईएमएफ बताइए सेल का। इस ग्राफ को देखकर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं कि इस ग्राफ को देखकर नंबर 1 बात, ईएमएफ ऑफ द सेल बताइए। ईएमएफ ऑफ द सेल बताइए, सेल का ईएमएफ कितना रहा होगा। नंबर 2 बात आपसे पूछ लिया जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए कितना रहा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू रही होगी सेल के लिए। नंबर 3 बात आपसे पूछ लिया जाए, और अभी तो इसमें डिनोट नहीं किया, तो तीसरी बात इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। 2 बातें, सेल का ईएमएफ बताना है आपको और सेल का क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। 2 बातें बतानी है आपको। ग्राफ को देखकर आंसर करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए भाई, लेकिन रीजन के साथ आंसर देना है आपको। और मैंने आपको बता दिया भाई, मैंने आपको बता दिया है इस तरह के ग्राफ से कैसे करना है फर्स्ट पार्ट में। आप पॉज करके वीडियो को और करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है V और I के बीच में ग्राफ है भाई हम तो जानते हैं जब सर्किट में करंट, हमें पता है V E - IR एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को लेकर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है नेगेटिव स्लोप के साथ। और मैंने इसमें ये जाना है व्हेन I = 0, जब सर्किट में I करंट 0 हो जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाता है। I 0 हो जाएगा तो V E हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और भाई I 0 यहां पर है और उस वक्त ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ है। ये जो इंटरसेप्ट है ये ईएमएफ की वैल्यू डिनोट कर रहा है। मैंने ग्राफ में गिवन नहीं दिया, अब लिख दिए मैंने कि मैंने जान लिया। तो 1.2 और 1.6 के बीच में 1.4 से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है। देयरफॉर इस ग्राफ से पता चला कि सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट है। जो सेल आपने यूज किया है उस सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट है। ये बात हर बच्चे को समझ में आई होगी। इस तरह से 1.4 वोल्ट इसका ईएमएफ है। ये बात बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आई हो कि इस तरह से मैंने इस ग्राफ से ईएमएफ जान लिया। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जानने के लिए इसका स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप होगा ये परपेंडिकुलर और ये अपन में बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये ईएमएफ की वैल्यू और बेस मतलब ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। ये लास्ट में जहां पर इंटरसेप्ट है, यहां पर इस करंट वाले एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। और ये कितना इंटरसेप्ट होगा इसके लिए ऐसे लिखिए कि व्हेन I मैक्सिमम होता है, व्हेन I = मैक्सिमम होता है, जब I करंट मैक्सिमम होता है तो V की वैल्यू क्या हो जाती है 0। और भाई ये I 0 था तो V की वैल्यू EMF के बराबर थी। ऐसे V घटता गया, V जब 0 है तो I की वैल्यू कितनी है, जब V 0 है तो I की वैल्यू कितनी है 0.28 इस ग्राफ में दी गई है। यानी मैक्सिमम करंट 0.28 एम्पियर है। मैक्सिमम करंट सर्किट में 0.28 एम्पियर है। जब आपने मैक्सिमम करंट जान लिया है भाई, एक्स मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला वैसे ईएमएफ अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस में, करंट का फॉर्मूला था टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R 0 हो जाता है मैक्सिमम करंट में, तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ईएमएफ को डिवाइड कर दो मैक्सिमम करंट से। सेल का ईएमएफ आपने फर्स्ट पार्ट में 1.4 वोल्ट जाना, सर्किट में मैक्सिमम करंट 0.28 एम्पियर है और सोल्व कर 5 ओम इसकी वैल्यू आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। हर एक बात का जवाब दे सकते हैं आप, क्योंकि सेल को समझाने में कोई कसर नहीं रखी है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। और एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूं, उस क्वेश्चन के बाद आप बिल्कुल क्लियरली जान जाएंगे इस बात को कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है
और फिर मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे दूंगा इसमें, जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो बात। ये वीडियो जैसे ही आप सभी देख लेंगे, मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए कि उन्हें सेल का टॉपिक क्लियर है या नहीं है, और ये वीडियो जल्दी ही आज मॉर्निंग में ही आपको अभी मिल जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल, भाई 4 सेल थे आपके पास, 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल ईएमएफ, 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल ईएमएफ ई, 4 सेल है आपके पास, हर एक का ईएमएफ सेम है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हर एक सेल का ईएमएफ कैपिटल ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कनेक्टेड इन सीरीज, और इन्हें सीरीज में लगा दिया गया था, कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये सीरीज में लगा दिए गए विद अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, विद अ वेरिएबल रजिस्टर, विद अ वेरिएबल रजिस्टर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसे लगा दिया गया, और आपको ग्राफ दिया गया है, आपको ग्राफ दिया गया है V और I के बीच में, आपको 4 सेल का ईएमएफ जो है वो 4 सेल मैंने सीरीज में लगाए हैं। हर एक बच्चा समझ जाए भाई, एक सेल है उसका ईएमएफ ई है, फिर दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, एक बैटरी बनाने की कोशिश हुई है। इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पहले का, दूसरे का, 4 रेजिस्टेंस है, और फिर ये सर्किट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ जोड़ी गई। तो 4 सेल सीरीज में लगाए गए, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगाए गए, और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इन्हें जोड़ दिया गया है, और ग्राफ गिवन है कि ये 0 था यहाँ पर, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये तो हम सभी को पता है। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये करंट यहाँ 2.0 है, और यहाँ बीचों बीच करंट 1.0 है, और ये यहाँ पर 2.8 वोल्ट है, और ये 1.4 वोल्ट है, और यहाँ पर ये 4.2 वोल्ट है, और जहाँ पर ये कट है वहाँ पर 5.6। तो V यहाँ पर वोल्ट में लिया गया है, और करंट यहाँ पर एम्पियर में लिया गया है। ये बातें आपको गिवन है भाई, 0.5 और 1.5, और ये 0.28 जब है तो करंट की वैल्यू 1 है, ये भी गिवन है आपको। क्या क्या आपसे पूछा गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल बताइए, ईएमएफ ऑफ ईच सेल बताइए, उसके बाद वो करंट बताइए जिस पे पावर मैक्सिमम होगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए भाई। नंबर 1 बात, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, भाई भूल ना जाए कोई भी, मैंने क्वेश्चन में कहा है 4 सेल सीरीज में लगे गए हैं, चारों आइडेंटिकल है, ऐसे लगते हैं सीरीज में, 4 सेल मिलाकर एक बैटरी बनाई गई है, इनके चारों के इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम थे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है, और फिर इनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, यहाँ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो ये कितना मिलकर टोटल पोटेंशियल कितना दे रहे हैं, चारों मिलकर कितना पोटेंशियल दे रहे हैं इस एक्सटर्नल को, उस V का ग्राफ, सर्किट में करंट कितना है I, उसके साथ बनाया गया। ग्राफ ऐसा बना है, यहाँ पर ये 5.6 लिखा हुआ है, 4.2 इस तरह से लिखा हुआ है, और जब 2.8 वोल्ट की पोटेंशियल है तब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, ये भी इस ग्राफ में समझा रहा है इस डॉटेड लाइन से, और ये 2 एम्पियर इधर है। यहाँ पर सभी बच्चे क्वेश्चन को सोचें, हर एक सेल का ईएमएफ बताना है आपको, और नंबर 2 बात, I की वैल्यू बतानी है भाई आपको, I करंट की वैल्यू बतानी है जिस करंट पर पावर मैक्सिमम हो जाए भाई। तो सभी बच्चे समझ लेंगे इसको, मैंने लिखा क्लियरली नहीं है, मैं बोल रहा हूं, उस करंट की वैल्यू आपको बतानी है जिस करंट पर सर्किट में पावर क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। और तीसरी बात भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है। ये बात आपको क्लियर हो, ये मैंने मिटा दिया डायग्राम, और भाई पॉज कर कर वीडियो को क्वेश्चन स्टार्ट करें, मेरा काम है आपको बताना, मैंने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट की मैं बात करने वाला हूं, लेकिन आप पहले अपने आप से सोल्व करें। सीरीज में 4 सेल लगा दूंगा, एक सेल अगर 2 वोल्ट का है तो 4 सेल मिलाकर 8 वोल्ट की बैटरी होगी भाई। तो पहली बात तो ये तो स्पष्ट आपको पिछले क्वेश्चन की तरह कि जब आपका करंट 0 होता है, व्हेन I इज इक्वल टू 0 होता है ना, जब सर्किट में I 0 होता है तो V बराबर किसके हो जाता है, E, यानी EMF के बराबर हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये करंट 0 है, तब ये यहाँ पर इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट EMF दिखा रहा है। ये बात तो हर बच्चे ने पहचान ली होगी कि 5.6 वोल्ट का EMF है।
ग्राफ में ऊपर जो कट है वो ईएमएफ है, यहाँ जो कट है वो मैक्सिमम करंट है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर ये गलती कर दी होगी कि ई बराबर, कोई ये कहेगा मुझे कि सर सेल का ईएमएफ 5.6 वोल्ट आ गया, तो फिर वो ध्यान से नहीं देख रहा है। 4 सेल का ग्राफ है ये, 4 सेल लगाए गए हैं सर्किट में, तो 4 सेल का ईएमएफ 4 टाइम्स होगा, यानी एक सेल कितने वोल्ट का है, 4 डिवाइड में जाएगा और 14 4 जा 56 होता है भाई। एक सेल का पोटेंशियल, एक सेल का ईएमएफ जो है वो 1.4 वोल्ट था। इसका मतलब ये बात जानने को मिल जाएगी आपको, एक सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट था, ये बात आपको जानने को मिल जाएगी, ये बात आपको क्लियर हो। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आ जाइए। मुझे ये कह रहा है कि भाई वो करंट बताइए जिस पर पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। वो करंट बताइए जिस पर पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उस करंट की वैल्यू बतानी है जिस पर पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर तब होती है जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाते हैं। उससे भी करंट आ सकता था, लेकिन सिंपल तरीके से आंसर आ रहा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं अभी तक, वो तो तीसरे पार्ट में निकालना है। तो पावर का आंसर कैसे करूं, ग्राफ देख लीजिए ना। ये कह रहा है 5.6 वोल्ट का ईएमएफ है 4 सेल का, और V की वैल्यू एग्जैक्ट इसकी आधी 2.8 हो जाती है जब करंट की वैल्यू कितनी है, 1। पहले ही सिखाया है मैंने आपको ये सिखाया है कि फॉर मैक्सिमम पावर, जब पावर मैक्सिमम होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का आधा हो जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का आधा हो जाता है। तो जब आधा हुआ है फ्रॉम ग्राफ, आप अब ये देख लीजिए, ईएमएफ का आधा हो जाता है फ्रॉम ग्राफ। आप ग्राफ से ये देख पा रहे हैं कि ईएमएफ 5.6 से एग्जैक्टली आधा हो गया है, और ये कब हुआ है, जब सर्किट में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर ऐसा करंट है जिस पर पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हर बच्चे को ये बात क्लियर हो गई हो। पावर मैक्सिमम कब होगी, ये पूछा था, किस करंट पर पावर मैक्सिमम होगी। भाई ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम पावर कितनी है, कभी बच्चे पावर फाइंड आउट करने लगे, उसने तो ये पूछा बस पावर जब मैक्सिमम होगी तब सर्किट में करंट कितना होगा। जब पावर मैक्सिमम होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का आधा हो जाता है, और उस वक्त ग्राफ से करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दिखाई दे रही है। और उसके बाद तीसरा पार्ट कह रहा है भाई इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको तो पता है, जब सर्किट में V की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सर्किट में I जो रहा होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रहा होगा। तो V की वैल्यू 0 जब हुई है तो I की वैल्यू तो 2 एम्पियर हो गई है। तो भाई इसका मतलब I मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ। 4 सेल का ईएमएफ 4E और 4 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4R। भाई सर्किट में मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, तो टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस करूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो 0 हो जाता है, तो टोटल सभी सेल का ईएमएफ और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट सर्किट में 2 एम्पियर है, यहां पता चल रहा है। और भाई इसके बाद ये 4 से 4 कट जाए, एक सेल का ईएमएफ E की वैल्यू कितनी है, 1.4 वोल्ट है। तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R कितना होगा, ये इधर डिवाइड में आएगा, तो 2 7 जा 14 करेगा भाई 0.7 ओम। भाई एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 ओम है। हर एक बात जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी वो हमने जान ली। क्या कहता है, एक सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट है, 1 एम्पियर जब करंट होगा तो सर्किट में पावर मैक्सिमम होगी, और 0.7 ओम हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। गाइस कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस वीडियो में, किसी भी टॉपिक पर दिक्कत किसी को है, वो मुझे कमेंट कर जरूर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे ये जानना है। तो ये सारी बातें आप जान लेंगे भाई। और भाई कुछ बच्चों की डिमांड है, जैसे अभिनव के स्कूल में चैप्टर नंबर 4 भी आ रहा है, अभी अगस्त में उसके एग्जाम होंगे। मैं चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं। आज से चैप्टर नंबर 4, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे चैप्टर 4 भी पढ़े, चैप्टर 3 चल रहा है, कंटिन्यूटी में रहिए। जिन बच्चों को लगता है कि वो चैप्टर 4 आसानी से पढ़ सकते हैं अभी, तो इतनी जो दिक्कत नहीं आएगी। करंट की नॉलेज आपको हो गई है तो चैप्टर 4 आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चैप्टर 4 की वीडियोस भी साथ साथ आएंगी। कोई भी नया बच्चा जुड़ना चाहे, आप बता सकते हैं कि सर ने 2 बैच कर दिए हैं, मतलब 2 वीडियोस एक साथ आ रही हैं, ये आप कर सकते हैं इस तरह का काम। तो ये आप बताइएगा कि चैप्टर 4 भी सर ने स्टार्ट कर दिया है, और आप सभी के लिए भी चैप्टर 4 की वीडियोस अवेलेबल होंगी। जिस बच्चे को चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर 3 के साथ साथ
वो मुझे अलग से कमेंट करेगा। ग्रुप में कमेंट्स नहीं करें भाई, ग्रुप में चैट कोई नहीं करेगा। जब कभी भी मैं क्लास की इंफॉर्मेशन वगैरह देता हूं तो यस सर, नो सर, ओके सर, ये सारी बातें अगर आपको कहनी है तो आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करिए, ग्रुप में ना करें। फिर वो जो हम क्लास भेजते हैं, टेस्ट भेजते हैं, असाइनमेंट भेजते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, फिर सभी बच्चे मैसेज पढ़ते नहीं है और उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। भाई ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मेरे मैसेज आएंगे कि ये असाइनमेंट आपको करना है, आपको उसके जवाब में कुछ भी पूछना है अलग मैसेज करिएगा सभी बच्चे भाई जो वो। और कल संडे का टेस्ट भाई, कल संडे का 2 तारीख का संडे का टेस्ट भाई, 2 अगस्त 2020 का संडे का आपका टेस्ट है। और ये संडे का आपका जो टेस्ट है कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो पढ़ाया है कि टेम्परेचर का एक फॉर्मूला है अल्फा वाला, और उसके बाद भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कराए थे आपको, इन पर बेस्ड आपका संडे टेस्ट है। और भाई अभी पिछले संडे के टेस्ट में भी बच्चों ने अच्छा किया हुआ था, तो इस सिलेबस के साथ अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे। सेल के न्यूमेरिकल्स अभी आपके पास असाइनमेंट के तौर पर आज ही पहुंच जाएंगे, 2 मैंने कराए भी हैं, और भी क्वेश्चन सेल पर आपको अभी भेज दूंगा मैं। सेल की प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए भाई, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ ही आज की क्लास में यहाँ खत्म करूंगा। पढ़ते रहिए गाइस। लाइव क्लास कल नहीं हो पाई थी, बट आज ये वीडियो क्लास आ गई है, कभी भी क्लास मिस नहीं होगी आपकी इस तरह से, तो आप बस करते रहिए मेहनत इस तरह से। थैंक्स गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए।